So, hello Bacha Party, welcome back to STVZ and this was Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a good news for all of you and urgent update also. जैक दिल्ली की डेट्स आ चुकी हैं, इसका काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है और इस वीडियो में मैं जैक दिल्ली को A to Z सारा का सारा एक्सप्लेन करूंगा कि भाई साहब शेड्यूल क्या रहने वाला है और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसीजर क्या रहने वाला है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन लोगों को नहीं पता है। कुछ नए रूल्स ऐड हुए हैं, कुछ नए कॉलेजेस ऐड हुए हैं, कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं और ये अच्छी बात है कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, लेकिन एक बुरी बात ये भी है कि टोटल नंबर ऑफ राउंड्स घटे हैं। इसका डेफिनेटली खामियाजा आपको मतलब इसका डेफिनेटली इफेक्ट कट ऑफ पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसको हम एज अ पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं क्योंकि स्पॉट में ज्यादा सीटें खाली रहने की पॉसिबिलिटी है। कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनमें क्या कट ऑफ जाती है, एनएसयूटी में किस रैंक तक एडमिशन होता है, डीटीयू में कहां तक होता है, आईजीडीटीयू में क्या होता है और स्पॉट में कहां तक एडमिशन की पॉसिबिलिटी रहती है इस जैक दिल्ली के काउंसलिंग में, ये सब कुछ इसी वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत इंफॉर्मेटिव। आपको अलग अलग यूट्यूब पे जाके देखने के बजाय अगर आप सिर्फ एक वीडियो देखोगे तो मोटा मोटी पूरा आइडिया जैक दिल्ली का आपके दिमाग में आ जाएगा। आपको भरना है कि नहीं भरना ये भी आ जाएगा। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जैक दिल्ली एक ऐसी काउंसलिंग मतलब जोसा काउंसलिंग के बाद अगर मैं किसी काउंसलिंग को सबसे दमदार मानता हूं, किसी सेंट्रलाइज काउंसलिंग को, तो वो है जैक दिल्ली काउंसलिंग। क्योंकि यहां पर जो कॉलेजेस है ना, चाहे वो एनएसयूटी हो गया, डीटीयू हो गया या ट्रिपल आईटी दिल्ली हो गया, ये सारे कॉलेजेस जो हैं बहुत सारी टायर 1 की एनआईटीज में अगर आप 5-6 को छोड़ दो ना तो बाकी सबसे बेहतर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, ये आपको देख के समझ में भी आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहां देखिए, ये डीटीयू की कट ऑफ है अदर स्टेट की, जहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है लगभग 6200 के अंदर बंद हो गई थी अदर स्टेट के लिए। और अगर आप एनएसयूटी में भी देखेंगे तो एनएसयूटी में एआई 6000 रैंक पर, एआई जो है 6000 रैंक पर और सीएससी जो है 6249 रैंक पर बंद हुई थी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये डेटा इसको अगर आप कंपेयर करें ना एनआईटी से, तो मैं यहां पे प्रेडिक्टर खोला हुआ हूं, आप इसमें देखो एनआईटीज में क्या कट ऑफ जाती है। तो अगर आप एनआईटी जो टॉप के एनआईटीज है भाई, कौन है, वही है ट्रिची है, सूरतकल है, वारंगल है, राउरकेला है, इलाहाबाद है, कालीकट है और जयपुर है, ये टॉप के हैं। अगर इन टॉप को हटा दो, जयपुर में जो कट ऑफ गई थी सीएससी की वो लगभग 6000 के आसपास गई थी। अब सोचो 6000 कट ऑफ जो थी वो डीटीयू की थी और लगभग 5995 जो रैंक गई थी वो ट्रिपल आई जो एनआईटी जयपुर की थी। अब इतना तगड़ा भाई साहब कट ऑफ है। अब अगर तुम इसको इसके बाद वाली जितनी भी एनआईटीज हैं, जयपुर के बाद जितनी भी एनआईटीज आती हैं, इन टॉप के 7 एनआईटीज को छोड़ो तो जितनी भी आती हैं, चाहे वो नागपुर हो, जमशेदपुर हो, सूरत हो या दिल्ली हो, इनसे अगर तुम कंपेयर करो तो भाई ये तो इनसे भी लो रैंक तक एडमिशन देते हैं। जैसे नागपुर में जो एडमिशन हुआ था, आप यहां पर देखोगे नागपुर में जो एडमिशन हुआ था वो लगभग 7695 रैंक तक हुआ था, जमशेदपुर में 10,000 रैंक तक भी हो गया था और एनआईटी सूरत में 10,000 रैंक के बाहर भी एडमिशन हुआ था। तो मोटा मोटी तुम्हें देख के एक चीज तो चमकेगा कि भाई साहब ये बच्चे जो है डीटीयू और एनएसयूटी लेना ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, जबकि एनआईटीज में बहुत सारे बच्चों की जिनके पेरेंट्स की इनकम 1 लाख से कम है उनकी पूरी फीस माफ हो जाती है और जिनकी 5 लाख से कम है उनकी 2/3 ऑफ फीस माफ हो जाती है। इनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है, इसके बावजूद भी यहां फीस काफी कम लगता है, वहां फीस काफी ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू एनआईटीज एंड दीज कॉलेजेस। लेकिन फिर भी बच्चा क्या चूज कर रहा है, डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली चूज कर रहा है और इसका लॉजिक भी है, वहां पर काफी ज्यादा सीट है डीटीयू में, फिर भी कट ऑफ इतनी खतरनाक जा रही है। तो तुम ये बात देख के समझ गए होगे कि रेपुटेशन क्या है डीटीयू की, एनएसयूटी की, ट्रिपल आईटी दिल्ली की। और जब सिर्फ रेपुटेशन ही नहीं है, जब प्लेसमेंट भी कंपेयर करोगे तो यू विल फाइंड कि भाई जबरदस्त प्लेसमेंट है। तो जोसा काउंसलिंग के बाद अगर सबसे दमदार कोई काउंसलिंग है जिसमें सबसे दमदार कॉलेजेस मिलते हैं वो है जैक दिल्ली। यहां के कॉलेजेस जबरदस्त हैं, यहां का प्लेसमेंट तगड़ा है, यहां का कोडिंग कल्चर तगड़ा है, कॉलेज का इन्वायरमेंट भी काफी शानदार है। दिल्ली में है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। हालांकि ये सारे स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, उसके बाद भी जनता मरे जा रही है इसमें एंट्री के लिए। लेकिन वही बात है कि चूंकि स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज है
तो अदर स्टेट के तुलना में होम स्टेट के बच्चे बड़े लो रैंक तक एंट्री मारते हैं, और किस तरीके से रैंक को यूटिलाइज करना है इस वीडियो में तुम सीख जाओगे। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं, और चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि बहुत ही यूनिक वीडियो होती है मेरी, जिसे देखने के बाद आपके दिमाग का ढक्कन खुल जाएगा कि किस तरीके से लो रैंक पर भी एक बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लिया जा सकता है। सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। फटाफट क्या कर लो, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। और हाँ, अगर तुम मेरी वीडियो बहुत दिनों से देखते आ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो अपना एक्सपीरियंस भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो बच्चा पार्टी बात करते हैं। इनके रजिस्ट्रेशन का डेट स्टार्ट हो चुका है। पिछली बार 21 मई से करा रहे थे, और लास्ट डेट उनका लगभग 2 जून था। लेकिन इस साल इन लोगों ने क्या किया, थोड़ा लेट स्टार्ट किया, 28 मई से कराना शुरू किया है, और लास्ट डेट है इनका 9 जून। तो बहुत ज्यादा टाइमलाइन का फर्क नहीं है, लगभग जोसा के सिमिलर ही चलेगा। जोसा 2 जून से ही स्टार्ट होगा और आगे तक चलेगा। ध्यान रखिएगा, जिनको भी बैठना होगा रजिस्ट्रेशन अभी कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस जो है 1500 रुपए है। एक बार और विंडो खुलेगी, ध्यान रखिएगा, मतलब 2 ही बार। ऐसा नहीं है कि स्पॉट जैसे जोसा के बाद सीसा में फिर से नए लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है। जैक दिल्ली में ऐसा नहीं है। जैक दिल्ली में वही आगे बैठता है। लास्ट ईयर वही लोग आगे स्पॉट काउंसलिंग में बैठे थे जिन्होंने पहले से रजिस्टर कर लिया था। आगे चल के विंडो सिर्फ 1 दिन के लिए खुली थी, लेकिन इस बार इन्होंने बोला है कि बाद में अनदर 3 डेज विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन विल ओपन। 26 जून को एक बार फिर से इनका विंडो खुलेगा, और 26 से लेकर 28 जून तक इनका विंडो रहेगा कि अगर अभी कोई मिस कर देता है बच्चा, आगे चल के फिर से एंट्री मारना चाह रहा है, बीच में काउंसलिंग के बीच में एंट्री मारना चाह रहा है, तो क्या कर सकता है, जब विंडो खुलेगी तो फिर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बट मोटा मोटी जिनको भी बैठना है वो अभी रजिस्टर कर लें। अगर कोई लो रैंक वाला है, वो कट ऑफ को थोड़ा एनालाइज करके बाद में बैठना चाह रहा है, तो सेम 1500 रुपए देके मिड एंट्री भी ले सकता है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें मिस कर दिए तो आप स्पॉट राउंड में नहीं बैठ पाओगे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बात करते हैं बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो होम स्टेट, अदर स्टेट, कोई भी बैठ सकता है, किसी भी कैटेगरी का बैठ सकता है। बस बोर्ड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एनएसयूटी, डीटीयू, आईजीडीटीयू, डेसू लास्ट ईयर हटा दिया गया था, 2025 में ये बाहर था, लेकिन इस बार से फिर से आ गया। तो डेसू ने फिर से एंट्री मारी है, धमाकेदार एंट्री, और आई थिंक काफी 900 समथिंग सीट के साथ एंट्री मारी है। तो कट ऑफ पर डेफिनेटली इसका इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर हम बात करें, अच्छा डेसू पर जो लोग वीडियो चाहते हैं ना, डिटेल बोलना मैं बनाऊंगा। अब अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, तो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक साथ है। और आईआईटी दिल्ली वालों के लिए भाई इनका अपना रैंक खुद का निकलेगा, ये लोग बोनस मार्क्स भी देते हैं। तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है, इनकी रैंक भी थोड़ी सी अलग टाइप की ही आती है। अगर अपन बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 60% चाहिए अपना एग्रीगेट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में, और साथ ही साथ आपका कोर और इलेक्टिव इंग्लिश होना ही चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते हैं किसी आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी, तो आपको 5 से 10% तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वाले 55 पे ही उनका काम चल जाएगा, और एससी एसटी वाले तो 50 पे भी काम निपटवा सकते हैं। अगर आप डिफेंस कैटेगरी से आते हैं, किसी भी प्रायोरिटी में हो, 1 से लेकर 9 के बीच में कोई भी आपकी प्रायोरिटी हो, अगर आप डिफेंस से आते हैं तो आपको भी 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। ट्रिपल आईटी दिल्ली में क्या है कि आपके एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट है वो 70% होना चाहिए, जिसमें से 3 तो मैंडेटरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स जो है मैंडेटरी है। एक बात ध्यान रखिएगा। तो अ कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड 70% और मोर मार्क्स इन एग्रीगेट ऑफ बेस्ट 5 सब्जेक्ट दिस और मोर देन दिस, और उसके साथ ही साथ मैथमेटिक्स में एलोन आपके 70% होने चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। तो यहां पर 2 क्राइटेरिया है, एक तो 5 सब्जेक्ट का बोर्ड का क्राइटेरिया है कि 70% हो, और साथ ही साथ मैथमेटिक्स का भी अलग से क्राइटेरिया है कि इसमें भी इतना होना चाहिए। अब जिस तरीके से हर काउंसलिंग का एक थंब रूल होता है, इस काउंसलिंग का भाई ये थंब रूल है कि इतने सारे स्टेप आपको फॉलो करने ही करने, एक भी मिस करोगे एडमिशन नहीं मिल पाएगा, एकदम सिंपल। और ये सारे चीज तुम अपने डायरी में नोट कर लेना, मैंने पहले भी बोल रखा है, एक डायरी बना लो अपने काउंसलिंग का। जितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई था उतना इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, क्योंकि काउंसलिंग से ही एडमिशन मिलना है। पढ़ाई से तो रैंक आई, अब रैंक को यूटिलाइज कैसे करना है काउंसलिंग में सीखोगे। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, स्टेप 1, रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे तो भाई एडमिशन ही नहीं होगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर काउंसलिंग का, और इनकी चॉइस फिलिंग थोड़ा सा ट्रिकी है। किस तरीके से अपग्रेड राउंड को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से स्पॉट को
यूटिलाइज करना है, किस तरीके से स्पेशल स्पॉट को यूटिलाइज करना है, तो कम से कम पिछले 3 साल के कट ऑफ को एनालाइज करके ये हमें चॉइस फिलिंग बनानी चाहिए। उसके बाद जब अभी क्या होगा, हम अभी रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस फिलिंग करेंगे, चॉइस फिलिंग करने के बाद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। हर राउंड में सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा और हर बार जिस दिन रिजल्ट आएगा आपको चेक करना है। जैसे ही आपको सीट मिले तुरंत फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए भागना है और सीट एक्सेप्टेंस फीस जो भी 95,000 होगा आपको क्या करना है, सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी है, फिजिकल रिपोर्टिंग करना है। पहले आप डॉक्यूमेंट वहां जाके वेरीफाई करवाइए, फिजिकल रिपोर्टिंग करवाइए, तब जाके पैसा जमा करिए। अगर वहां पे कोई भी डिस्पेरेंसी आती है आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली तुरंत हमें कॉल करिए ताकि जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है वो हम आपको बता सकें ताकि आपकी सीट बच सके। एक बार आप वहां पर फिजिकल रिपोर्टिंग करके वेरिफिकेशन करवा लिए, सीट एक्सेप्टेंस फीस दे दिए, तो उसके बाद आप फ्रीज या फ्लोट के ऑप्शन पे जा सकते हो। अगर आपको ब्रांच अपग्रेड करवानी है, नेक्स्ट राउंड में जाना है, तो आप वो भी चूज कर सकते हो, और अगर आपको अपनी सीट फ्रीज करके एडमिशन फाइनलाइज करना है तो भी आप वो कर सकते हो। लेकिन ये जो है मैंडेटरी स्टेप है। अब एक बार अगर आपने अपग्रेड कर दिया तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, नेक्स्ट राउंड में फिर सीट मिली तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए नहीं जाना है, घर बैठ के ही सारा गेम प्ले करना है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये थंब रूल है इस काउंसलिंग के, इसमें से एक भी स्टेप मिस मत करना, सारे के सारे स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कि इस साल कितने राउंड की काउंसलिंग होनी है, तो हर साल जैक दिल्ली 5 राउंड की काउंसलिंग कराती है जो फिक्स होता है। लेकिन पहले भी इन्होंने राउंड घटाया था, आई थिंक 2024 में इन्होंने एक राउंड घटाया था। मैं तब भी बोला था कि अगर राउंड घटा है तो इस बार डेफिनेटली कट ऑफ पर इसका इंपैक्ट पड़ेगा और कहीं ना कहीं कट ऑफ जो होगा लाइक यूजुअल से काफी ज्यादा वेरिएशन देगा। उसके बाद क्या हुआ, 25 वाले में अब ये मतलब जिस साल इन्होंने 4 राउंड का कराया था इनको ये चीज महसूस हुई होगी और 2025 में इन लोगों ने 5 राउंड की काउंसलिंग कराई। अब इस साल फिर ये लोग लेकर आए हैं कि हम 4 राउंड की काउंसलिंग कराएंगे। तो अगर अभी के शेड्यूल के हिसाब से देखें तो 4 राउंड की नॉर्मल काउंसलिंग होगी और उसके बाद से एक अपग्रेडेशन राउंड होगा। और ये अपग्रेडेशन राउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका डेटा अवेलेबल नहीं होता है और बहुत बार मैंने इसको बहुत यूटिलाइज किया है। मतलब लोअर ब्रांच में एडमिशन दिला के मैं अपने जाने कितने बच्चों को अपग्रेडेशन राउंड में, क्योंकि मेरे को एक आइडिया होता है, एक पिक्चर क्लियर होता है कि क्या होने वाला है या क्या होने की पॉसिबिलिटी है। वैसे तो ब्रह्मा नहीं हूं लेकिन फिर भी जब कई सालों से इंसान एक ही फील्ड में काम करता है और बार बार एक ही एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता है तो उसमें वो बहुत ही ज्यादा निपुण हो जाता है और बहुत हद तक आइडिया आ जाता है कि अपग्रेडेशन राउंड को कैसे यूटिलाइज करना है। तो अपग्रेडेशन राउंड को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, आप भी यूटिलाइज करना। उसके बाद क्या होता है, जिनको सीट नहीं मिली है उनको स्पॉट में और स्पेशल स्पॉट में बैठने का मौका मिलता है। स्पेशल स्पॉट जो है सिर्फ डीटीयू और आईजीडीटीयू में हुआ था, डीटीयू एंड आईजीडीटीयू में हुआ था, मतलब एनएसयूटी में नहीं हुआ था। तो अब इस स्पॉट राउंड और स्पेशल स्पॉट की कहानी क्या है, अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि अगर हम कट ऑफ देखें डीटीयू की, शायद यहां पर दिख नहीं रही होगी या दिख भी रही होगी, यहां पर तुम देखो ये दिल्ली रीजन की कट ऑफ है, ये आउटसाइड दिल्ली रीजन की कट ऑफ है। यहां पे मैं तुम्हें दिखाता हूं, शायद वहां दिख नहीं रही होगी, ये दिख रही है क्या, देखो हम आउटसाइड से शुरू करते हैं, दिल्ली वालों पे तो हम बात करेंगे ही करेंगे। जैसे दिल्ली रीजन का कट ऑफ है, ये राउंड 5 का कट ऑफ है, मतलब ये लास्ट राउंड का कट ऑफ है, लास्ट राउंड का कट ऑफ है एज पर जैक दिल्ली। अब ध्यान से देखिएगा ये सारी ब्रांचेस हैं, सबसे लास्ट जो ब्रांच जनरल कैटेगरी के लिए क्लोज हुई थी, जीएनजीएनओ का मतलब जनरल कैंडिडेट है आउटसाइड दिल्ली से, जीएनजीएलओ का मतलब जनरल कैंडिडेट है गर्ल है, ईडब्ल्यूएस जीएनओ, जहां जीएनओ लग गया समझो कि आउटसाइड, जीएल मतलब गर्ल, ईडब्ल्यूएस गर्ल। तो ये थोड़ा पढ़ने का तरीका भी समझो। अब अगर अपन बात करें कि सबसे लास्ट जो एडमिशन हुआ था जनरल कैंडिडेट का बायोटेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हुआ था, कितने पर हुआ था, 19,876 और 19,949 में। अब सोचो बच्चा बायोटेक और इन्वायरमेंटल में गया है 20,000 रैंक के अंदर में, क्या 20,000 पे इसको एनआईटी बढ़िया ट्रिपल आईटी नहीं मिल रहा था, मिल रहा था। पर बच्चा लास्ट जो गया है इस रैंक पर गया है, 5वें राउंड का डेटा है। ये कौन से राउंड का डेटा है बेटा, 5वें राउंड का डेटा है कि 19,000 या 20,000 के अंदर जैसे अच्छे रैंक वाले बच्चे भी यहां पर चले गए और यहां पर क्लोज हो गया था कहानी। अब मैं तुम्हें बताता हूं मजे की बात क्या थी। अब तुम यूटिलाइजेशन देखना कि किस तरीके से काउंसलिंग को यूटिलाइज किया जाता है।
एक बच्चा जो राउंड 1 से लेके राउंड 5 तक बैठा, और बैठना भी है। ये मत सोच लेना कि अरे संदीप भैया बोल रहे हैं सिर्फ स्पॉट में बैठेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। स्पॉट के फायदे हैं तो स्पॉट के नुकसान भी हैं। लेकिन यहां लास्ट बच्चा 20,000 के रैंक, 20,000 के अंदर सब भर गया अदर स्टेट के लिए। लेकिन यहां पर कहानी देखो, जब बारी आई स्पॉट काउंसलिंग की, ध्यान से सुनना, कहा गया, जब बारी आई स्पॉट काउंसलिंग की, इसे मैं दिखाता हूं तुम्हें। हम्म, ये दिख रहा है क्या? शायद दिख नहीं रहा होगा, लेट मी शो यू। ये देखना, स्पॉट काउंसलिंग की, ए स्पॉट काउंसलिंग का कट ऑफ है। आई थिंक इज इट विजिबल? स्पॉट काउंसलिंग की है, ये स्पॉट काउंसलिंग का कट ऑफ है। जो सीट 20,000 के अंदर बंद हुई थी, ये आउटसाइड दिल्ली का दिखा रहा हूं, स्पॉट राउंड का। डीटीयू में मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन 32 पे चला गया, और सिविल 45 पे चला गया, और इलेक्ट्रिकल 20,000 पे मिली। मतलब 21,000 पे यहां इलेक्ट्रिकल मिली, जबकि नॉर्मल राउंड में बायोटेक भी नहीं मिली थी और इन्वायरमेंटल भी नहीं मिली थी। और जो इन्वायरमेंटल 20,000 के अंदर बंद हुई थी, वो स्पॉट में जाके 52,000 पे बंद हुई। और इंजीनियरिंग फिजिक्स जो कितना लो रैंक पे बंद हुई थी, वो 30,000 पे जाके बंद हुई। और जो बायोटेक्नोलॉजी 20,000 के अंदर बंद हुई थी, वो स्पॉट में 53 पे जाके बंद हुई। अब तुम कहानी सोचो कि एक बच्चा 20,000 से अंदर रैंक वाला है, और एक बच्चा 53,000 रैंक पे जाके एडमिशन ले रहा है अदर स्टेट का। तो तुम्हें यहां से चमक रहा होगा कि सिर्फ रैंक लाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस रैंक को यूटिलाइज भी करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो स्पॉट राउंड 1 का डेटा है, मैं तुम्हें स्पॉट राउंड 2 का भी डेटा दिखाता हूं, ये ध्यान से देखो। ये देखो ध्यान से, स्पॉट राउंड 1 में जो सिविल जो इन्वायरमेंटल थी, देखो आउटसाइड दिल्ली का बता रहा हूं, जो इन्वायरमेंटल जो थी 52 के रैंक पे बंद हुई थी। जब स्पॉट राउंड 2 आया तो 1 लाख रैंक पर भी 3 सीटें बची हुई थी। अभी सब मैं स्क्रीनशॉट इसलिए दिखा पा रहा हूं क्योंकि हम लोग क्या था कि वो वहां पर गए हुए थे। मतलब हम लोग क्या है कि हर साल काउंसलिंग में जाते हैं। जैसे ये देखो रियल फोटो है, इसलिए मैं तुम्हें दिखा देता हूं, है ना। अब हुआ क्या, हर साल काउंसलिंग में जाते हैं, तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि जब हमारे बच्चे को इन्वायरमेंटल मिल रहा था तो उस टाइम पे 3 सीटें बची थी। बायोटेक्नोलॉजी जो है, मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी 53,000 पर स्पॉट 1 में बंद हुआ था, वो सीधे 1 लाख तक चला गया। मतलब क्या विडंबना है कि राउंड 5 में जो चीज 20,000 रैंक वाले को नहीं मिली, वही चीज स्पॉट में सीधे सीधे 1 लाख प्लस वाले को आराम से मिली। मतलब ये देख के तुम बोलोगे यार क्या ही विडंबना है। और ये जो प्रोडक्शन है 74,000 तक गया था, और केमिकल जो है 56,000 तक गया था अदर स्टेट वाले बच्चे का। अभी तुम देख के तुम्हें लगेगा कि मतलब अब इसको क्या बोलूं मैं। तो यहां से मैं इसलिए दिखा रहा हूं, हालांकि ये जरूरी नहीं है कि हर बार यही जाए, लेकिन पिछले कई सालों से हम लोग को तो बहुत अच्छा अंदाजा रहता है कि कहां तक जा रहा है और क्या हो सकता है। लेकिन मैं बस ये तुम्हें बताना चाह रहा हूं कि काउंसलिंग की इंपॉर्टेंस को भी समझो, कि नॉर्मल राउंड में सेम ब्रांचेस कहां क्लोज हो रही हैं। 20,000 और 1 लाख रैंक वाले बच्चे में फर्क ही नहीं है। क्या गजब का फर्क है भाई, बहुत तगड़ा फर्क है। और जो यूटिलाइज कर रहा है वो बच्चे, तुम जब कॉलेज में जाओगे तो तुम्हें मिलेंगे कि यार मैं तो बड़ा बढ़िया रैंक लेकर इस कॉलेज में आया हूं, और ये इतनी सारी जनता तो बड़ी लो रैंक पर इस कॉलेज में आ गई, ये कैसे हुआ। तो सीखो, वरना मामला यही वाला हो जाएगा। और अगर अदर स्टेट का ये हाल है तो होम स्टेट का क्या रहा होगा। होम स्टेट का जरा कट ऑफ देख लो, वो भी देख लो। हे, ये दिल्ली रीजन का कट ऑफ देखो। दिल्ली रीजन का अगर अपन कट ऑफ देखें तो यू विल फाइंड
कि दिल्ली रीजन में जो लास्ट एडमिशन हुआ था, दिल्ली रीजन में जो लास्ट एडमिशन हुआ था ये बायोटेक्नोलॉजी में, वन वेट वेट, लास्ट एडमिशन जो हुआ था दिल्ली रीजन में वो 59, मतलब लगभग लगभग मोटा मोटी 60,000 के अंदर हो गया था। इन्वायरमेंटल 58,000 के अंदर बंद हुआ था। तो इन्वायरमेंटल और बायोटेक जो है लगभग लगभग 60,000 के अंदर निपट गए थे राउंड 5 में। जाके वेबसाइट से भी चेक कर सकते हो। अब तुम देखना, इन्वायरमेंटल और बायोटेक जो है लगभग लगभग 60,000 रैंक के अंदर ही निपट गए थे, उसके बाद एडमिशन नहीं हुआ था। लेकिन जब स्पॉट आया तो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं कि लास्ट एडमिशन हमने कब तक कौन से रैंक पे कराया था। ये देखो, ये ओरिजिनल फोटो है, बच्चे गए थे हमारे। अब चूंकि हर कॉलेज में ऑलमोस्ट बहुत बढ़िया वो है, बच्चों का सपोर्ट है, और हर कॉलेज में अपने मेंटर्स पहुंच जाते हैं। जब भी स्पॉट होता है ना, एचबीटीयू का स्पॉट होगा तो वहां पहुंच जाएंगे, डीटीयू का स्पॉट होगा तो वहां पहुंच जाएंगे। मतलब जहां पर भी जनरली स्पॉट होता है, आईपीयू के स्पॉट में भी हम लोग वहां पे पहुंचे रहते हैं अपने बच्चों को लेकर, ताकि हमारे बच्चों को बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल सके। अब तुम देखना, जो बायोटेक 60,000 के अंदर बंद हुई थी, जो इन्वायरमेंटल 60,000 के अंदर हुई थी, ये तो सब 2 लाख के बाहर चले गए। मैं अभी जनरल की बात कर रहा हूं, कैटेगरी की तो बात ही नहीं कर रहा, कैटेगरी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ जनरल जनरल की बात कर रहा हूं। और सोचो, जो सिविल कितना पहले बंद हुआ था, वो सिविल यहां पर 1,63,000 पे बंद हुआ, प्रोडक्शन 86,000 रैंक पे जाके बंद हुआ। तो ये डेटा जब तुम देखोगे तो तुम्हारा दिमाग घूमेगा कि यार वहां 60,000 वाले को नहीं दे रहे हैं, यहां 2 लाख वाले को दे रहे हैं। और इसमें कॉलेज की कोई मिस्टेक नहीं है, कॉलेज तो अपने तरफ से बेस्ट एल्गोरिदम बना के काम कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा बच्चा आए। लेकिन क्या है कि अब तुम समझो, सिस्टम को कैसे यूटिलाइज करना है तुमको आना चाहिए। जो रैंक आना था आ चुका है, लेकिन इसको यूज करना तुम्हें आना चाहिए। वरना ये तुम्हें डिसाइड करना है कि भाई तुम कैसे कॉलेज में जाना चाह रहे हो, कितना एफर्ट लगाना चाह रहे हो। और इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन भी एक हमारे पास है। हम लोगों ने ऑलरेडी जैक दिल्ली का काउंसलिंग प्रोग्राम भी लॉन्च कर रखा है। मात्र 1,500, 2,000, 3,000 रुपए लगते हैं, एक पर्सनल मेंटर मिलता है, और इसमें तो डीटीयू का ही मेंटर मिल जाएगा तुम्हें, एंड ही विल गाइड यू कि किस तरीके से इंटरनल स्लाइडिंग को यूटिलाइज करना है, किस तरीके से स्पॉट को यूटिलाइज करना है। तो अगर 2-2,500 लगा के एक पर्सनल मेंटर मिल रहा है जो अगले 2 से 3 महीने तक तुम्हारे साथ काम कर रहा है, तुम्हारे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, हर कॉल्स का आंसर दे रहा है, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट है, चॉइस फिलिंग खुद बना के दे रहा है, 3 साल के डेटा को खुद एनालाइज कर रहा है कि अपने छोटे भाई को क्या बेस्ट से बेस्ट दिला सकता है, तो इसमें बुराई क्या है। तो भाई साहब, मैं तो तुम्हें बोलूंगा, जैक दिल्ली का प्रोग्राम जो है एसटीबीजी का, पहले से बाई करके रख लो, ताकि बाद में हर्डल्स क्रिएट ना हो। एनीवेज, चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट। तो अब देखो, जो जैक दिल्ली की काउंसलिंग है, यहां पर थोड़ा सा रिजर्वेशन पॉलिसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब यहां पर क्या है कि जैक दिल्ली में 2 तरीके की बातें होती हैं। टोटल सीट का 15% हिस्सा जो है अदर स्टेट वालों के लिए रिजर्व्ड है। ध्यान देना, रिजर्व्ड है, ऑल इंडिया कोटे में नहीं आएगा। और 85% सीट जो है होम स्टेट वालों के लिए रिजर्व्ड है। ये 2 बातें हैं। अब इन दोनों सीट्स में कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है कि जो भी सीट है उसका 10% सीट ईडब्ल्यूएस के लिए होगा, 27% सीट ओबीसी के लिए होगा, 15% सीट एससी के लिए होगा, और 7.5% सीट एसटी के लिए होगा। उसमें भी जो भी कैटेगरी है उसके अंदर भी सब कैटेगरी है कि 5% सीट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होगा, और 5% सीट डिफेंस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड होगा। डिफेंस में भी प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी 1 से लेके प्रायोरिटी 9 तक। जैसे अगर किसी के पापा या मम्मी वार में शहीद हो गए तो दैट इज प्रायोरिटी 1। बात समझो। और अगर किसी के पेरेंट्स जो है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि किसी वार में विकलांग हो गए या इंजर्ड हो गए, एंड जो भी था, एक बार इनके रूल बुक को तुम समझ लेना, हालांकि मैं इस पर एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, उनको मिलेगी प्रायोरिटी 2nd।
फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पापा एक सर्विसमैन है तो आपको मिलेगी प्रायोरिटी 6। तो इस तरीके से इन्होंने प्रायोरिटी डिसाइड कर रखा है और प्रायोरिटी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आप जितने टॉप की प्रायोरिटी पर आएंगे उतने ही लो रैंक पर भी आपको बढ़िया सीट मिलने की बड़ा हाई पॉसिबिलिटी है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये जो ये आता है, ये जो रिजर्वेशन है ये अपने विद इन द कैटेगरी के अंदर होता है। उसके अलावा है सुपर न्यूमररी सीट्स, जैसे सिंगल गर्ल चाइल्ड का। सिंगल गर्ल चाइल्ड का क्या है, जैसे डीटीयू के हर एक ब्रांच में एक सीट सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। एनएसयू सॉरी आईजीडीटीयू है, एनएसयूटी में तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का है ही नहीं। आईजीडीटीयू डब्ल्यू में 2 सीट जो है, हर ब्रांच का 2 सीट जो है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। और अगर अपन बात करें तो कश्मीरी माइग्रेंट के लिए ऑलमोस्ट हर कॉलेज में 1 सीट कश्मीरी माइग्रेंट के लिए रिजर्व्ड है। उसके बाद बात करते हैं गर्ल चाइल्ड का। तो देखो आप, सिंगल गर्ल चाइल्ड में सिर्फ होम स्टेट होता है। अब यहां पर होम स्टेट डिसाइड कैसे होता है, तो ये 12th के बेसिस पर डिसाइड होता है। अगर आपने अपना 12th नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर से कर रखा है, दिल्ली से कर रखा है, तो आप माने जाओगे कि आप यहां के होम स्टेट हो। यहां कोई डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मामला नहीं है। अगर आपने 12 दिल्ली से करा है तो आप यहां के होम स्टेट वाले बंदे हो, नहीं करा है तो आप होम स्टेट वाले बंदे नहीं हो। कई लोग सोचते हैं कि मैं दिल्ली एनसीआर से किया हूं सर, तो दिल्ली एनसीआर भी तो दिल्ली ही है, क्या हमें 85% का रिजर्वेशन मिलेगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने नोएडा से, गाजियाबाद से, फरीदाबाद से किया हुआ है, एनसीआर रीजन से करा हुआ है, तो आप नेशनल कैपिटल टेरिटरी के अंदर नहीं आते हो। तो ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक लूप होल हो जाता है। लूप होल क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं 12th से क्या करते हैं, 12th कर लेते हैं। जैसे यूपी का बच्चा है 12th दिल्ली में कर लिया, दिल्ली का रिजर्वेशन मिल गया। यही नहीं, अभी और सुनिए, 12th दिल्ली से किया, दिल्ली का रिजर्वेशन मिला, और चूंकि यूपी का है तो पापा का डोमिसाइल बनवा लिया तो यूपी का भी रिजर्वेशन मिला। दो दो जगह, दोनों हाथ में लड्डू। तो ये बहुत सारे लूप होल्स हैं जिसका काउंसलर दबा के इस्तेमाल करते हैं और जबरदस्त फायदा लेते हैं। बट एनीवेज, तो ये आपको जो है मामला समझ में आना चाहिए कि सिस्टम क्या है। अब बात करते हैं सिंगल गर्ल चाइल्ड का। तो सिंगल गर्ल चाइल्ड सिर्फ होम स्टेट वाले बच्चों के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, आपकी बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। लेकिन गर्ल चाइल्ड का रिजर्वेशन मिलेगा। आईजीडीटीयू की सारी सीटें तो सिर्फ लड़कियों के लिए हैं, लड़कों का तो इसमें एडमिशन होना नहीं है। डीटीयू में भी लास्ट ईयर 5% सीटें गर्ल्स के लिए बढ़ाई गई थी, और एनएसयूटी में तो लड़कियों के लिए सीट रिजर्व्ड है ही। तो होम स्टेट वाले बच्चों को भी फायदा मिलेगा और अदर स्टेट वाले बच्चों को भी फायदा मिलेगा। और कितना फायदा मिल सकता है, आपको कट ऑफ से जो है एक अंदाजा लग जाएगा। जैसे अगर आप देखो यहां पर, जैसे एक एक कट ऑफ देखो, कट ऑफ से आपको बहुत तगड़ा अंदाजा लगेगा कि जैसे एक डीटीयू है, डीटीयू में इलेक्ट्रिकल जनरल कैंडिडेट का 21,000 पे बंद हुआ था, जबकि गर्ल कैंडिडेट का, मैं आउटसाइड वालों की बात कर रहा हूं, गर्ल कैंडिडेट का इलेक्ट्रिकल 27,000 रैंक पे बंद हो गया था। तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि गर्ल होने का भी तगड़ा फायदा है, मतलब जबरदस्त फायदा है। एनएसयूटी में आप देखो इलेक्ट्रिकल 25 पे बंद हुआ था, तो गर्ल के लिए 28 पे बंद हुआ था। इंस्ट्रूमेंटेशन नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 33,000 पे बंद हुआ था, तो एनएसयूटी अदर स्टेट गर्ल्स को 42,000 रैंक तक भी एडमिशन मिल गया था। मैकेनिकल जो है 34 तक मिला था, तो गर्ल्स को 47 तक मिल गया था। तो देखो 34,000 में और 47,000 में बहुत अच्छा खासा फर्क है। ये फर्क वो बंदा समझ रहा होगा जिसकी रैंक 35,000 रही होगी और उसको सीट नहीं मिला होगा, लेकिन 47,000 रैंक वाले को लड़की होने की वजह से सीट मिल गया होगा। तो इस दर्द को बड़े अच्छे से समझ पा रहा होगा या को रिलेट कर पा रहा होगा। तो आप, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आप जब कट ऑफ देखेंगे तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा कि रिजर्वेशन पॉलिसी का किस तरीके से धमाकेदार जो है फायदा है। अगर आप सिंगल गर्ल चाइल्ड को, कई लोग हल्के में लेते हैं, मैं 10 बार बोल चुका हूं, सिंगल गर्ल चाइल्ड अगर आपका है तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड बनवा लीजिए, क्योंकि कई बार सिंगल गर्ल चाइल्ड का धमाकेदार तरीके से फायदा हो जाता है। जैसे अगर आप देखो ना, तो जैसे कंप्यूटर साइंस 11,000 रैंक पे दिल्ली रीजन का जनरल में बंद हो गया था, लेकिन वही बच्ची अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो 11,000 के बाद 17,000 पे बंद हुआ। अब तुम्हें ज्यादा फर्क भले नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जिसकी रैंक 11,000 या 11,500 रही होगी, उसको समझ में आ रहा होगा कि फर्क 11,000 और 17,000 में कितना है, क्योंकि 11,352 पे सीएसई बंद हुआ और 11,500 वाले को नहीं मिला, लेकिन 17,000 वाले को, 18,000 वाले, मतलब 17,000 70.8 के रैंक वाले को मिल गया, क्योंकि वो गर्ल थी और वो भी सिंगल गर्ल थी। तो उसको इस चीज की अहमियत समझ में आ रही होगी। इनफैक्ट गर्ल्स कैंडिडेट देखो,
जनरल 11 पे बंद हुआ, गर्ल 15 पे बंद हुआ और सिंगल गर्ल 17 पे बंद हुआ। समझ रहे हो, गर्ल्स कैटेगरी जो 16,000 वाली होगी उसको भी ये समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं सिंगल गर्ल होती तो मेरे को क्या फायदा होता। तो अगर आपकी बच्ची सिंगल गर्ल है तो आप सिंगल गर्ल चाइल्ड का जो एफिडेविट है उसको जरूर बनवा लेना, हल्के में मत लेना। कब आपके बच्चे की किस्मत चमक जाएगी यू डोंट नो, और ये तो खैर मैं भी नहीं जानता। तो अगर आपके पास एक भी क्राइटेरिया, एक भी कैटेगरी का फायदा है तो आप उसको जरूर यूटिलाइज करना, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अब बात करते हैं कि अब चूंकि 28 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है तो हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा के रखने हैं। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो आपको बनवा के रखना है। मैं डॉक्यूमेंट पर एक अलग भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो है दैट आर द वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करना है, इसको वो करके रख लेना। जिन लोगों ने, मैं फिर से बोलूंगा, अभी तक हमारा जैक दिल्ली का प्रोग्राम नहीं लिया है, आप जैक दिल्ली का काउंसलिंग प्रोग्राम भाई साहब पहले लेके रखना। क्योंकि क्या है कि अभी जोसा भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद AK2 भी शुरू हो जाएगा और जैक दिल्ली भी शुरू हो जाएगा। तो इतने कम टाइम में चॉइस फिलिंग बनाने के लिए हमें चाहिए टाइम। 3 साल के डेटा को एनालाइज करके हर बच्चे के लिए हमें पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग बनानी होती है, स्ट्रेटेजिक तरीके से चॉइस फिलिंग बनानी होती है ताकि बच्चे को बेस्ट कॉलेज मिले। तो हमें चाहिए टाइम। एंड मोमेंट पे आके और तुम बोलोगे कि भैया चॉइस फिलिंग तुरंत तुरंत बना के दे दो, भले पैसे एक्स्ट्रा ले लो, तो वो चीज उतनी बेहतर काम नहीं करती है जो स्ट्रेटेजिक चॉइस फिलिंग काम करता है। अब इंपॉर्टेंट बात जो इस बार मैं डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा लालायित हूं, अब इस बार भी एक तो एक कॉलेज बढ़ा दिया इन लोगों ने। डेसू 2025 में गायब था, 2026 में फिर से इन लोगों ने ला दिया। उसके अलावा कुछ सीटें बढ़ाई गई हैं कुछ कॉलेजों में, जैसे DTU में लास्ट ईयर 2625 सीट थी, इस बार 2700 समथिंग सीट्स बढ़ी है। तो 2700 समथिंग सीट 2769 सीट हो गई है। तो 124 सीट दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बढ़ी है। एक ब्रांच मैकेनिकल से कुछ मुझे लगता है सीटें कम करके एक ब्रांच बढ़ाया गया है। लास्ट ईयर MAE थी लेकिन इस बार MAM भी आ गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। तो MAM जैसी भी ब्रांच इस साल लॉन्च हुई है DTU में। NSUT में अगर अपन देखें तो NSUT में कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, ना तो ब्रांचेस बढ़ी हैं, ना तो कोई ब्रांच बढ़ा है ना घटा है, ना ही कोई सीट बढ़ा है ना घटा है। लेकिन अगर मैं बात करूं IGDTU की, तो IGDTU में एक ब्रांच बढ़ गई। चलो बताओ कौन सी ब्रांच बढ़ी? रोबोटिक्स एंड AI। रोबोटिक्स एंड AI, रोबोटिक्स एंड AI जैसी एक ब्रांच जो है इस बार बढ़ी है और इसमें टोटल 154 सीटें बढ़े हैं। टोटल जो सीट बढ़ा है, लास्ट ईयर 1169 सीट था, इस बार 1323 सीट था। तो डेफिनेटली सीट बढ़ेगा तो लो रैंक तक एडमिशन की पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि लो रैंक पर भी बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस साल एक राउंड इन्होंने घटा दिया है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल काउंसलिंग में इसका बहुत खतरनाक इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि हो सकता है कि सीटें बढ़ी हैं तो चीजें नलीफाई हो, लेकिन स्पॉट में तो इस बार जबरदस्त फायदा लेने वाले हैं बच्चे। जिनको स्पॉट काउंसलिंग समझ में आ गई या जिनको अपग्रेड समझ में आ गया, उनको डेफिनेटली लो रैंक पर भी, हालांकि उसमें CSE का सपना मत रखना, लेकिन लो रैंक पर भी एंट्री बढ़िया आराम से हो रही होगी। तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके अलावा IIIT दिल्ली में कोई चेंज नहीं हुआ है। और अगर हम इसकी बात करें डेसू की, तो डेसू सीधे सीधे ऐड हुआ है और 995 सीट है, मतलब मोटा मोटी 1000 के आसपास सीट बढ़ गई खटाक से। लेकिन वही है कि डेसू में बच्चा जाता कम है। बट एनीवेज हम इस पर डिस्कशन करेंगे क्योंकि अब तो इनके प्लेसमेंट्स भी आने लगे। तो इनका एक्चुअली में प्लेसमेंट स्टैटिक्स क्या है, किस रैंक तक डेसू में मतलब सॉरी कौन से कैंपस में क्या प्लेसमेंट हो रहा है, और क्या हमें डेसू में जाना चाहिए, DSAU दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अब हम भाई साहब डिस्कस कर लेते हैं कि किस रैंक तक जो है हमारा एडमिशन यहां पर हो जाएगा। रैंक डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम दिल्ली रीजन वालों की बात करें, जैक दिल्ली की बात करें, तो कंप्यूटर साइंस जो है 11,000 आएंगे। राउंड 5 का डेटा मैं दे रहा हूं, हालांकि स्पॉट राउंड और स्पेशल स्पॉट राउंड में अलग से समझा दिया हूं तुमको, वो अलग से ध्यान में रखना। लेकिन स्पॉट और स्पेशल स्पॉट में अगर तुमको लग रहा होगा कि कंप्यूटर की भर भर के सीटें खाली रहती हैं, तो मेरे दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें दिखाता हूं सीटें कितनी खाली थी लास्ट ईयर। तो ये अगर तुम देखोगे तो इसमें सीटें तो बहुत खाली थी, है ना। 2025 में होम स्टेट के लिए 119 सीटें खाली थी, 2024 में 52 सीटें खाली थी, 2024 की तुलना में 2025 में काफी सीटें खाली रही थी। मैं इसकी बात कर रहा हूं स्पॉट काउंसलिंग की। लेकिन अगर तुम देखो स्पेशल स्पॉट का डेटा है, स्पेशल स्पॉट राउंड 2025 का डेटा है कि कौन सी सीटें खाली थी, तो स्पेशल स्पॉट में सबसे लो कट ऑफ जाती है। लेकिन यहां पे CSE के दर्शन नहीं होंगे आपको, इलेक्ट्रिकल तक के दर्शन हो जाएंगे स्पॉट राउंड में।
वहां स्पॉट में भी सीएससी खाली नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिकल तक का दर्शन हो जाएगा, हो सकता है कभी कभार वीएलएसआई इलेक्ट्रॉनिक्स के भी दर्शन हो जाए, लेकिन सीएससी वेसी का चक्कर नहीं रहता है, तो इन्हीं ब्रांचेज में एडमिशन होता है। स्पेशल स्पॉट में तो जनरली यही ब्रांचेज बचते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको समझ के चलना पड़ेगा। सिंगल गर्ल चाइल्ड की हर बार सीटें बच जा रही हैं, और सिंगल गर्ल चाइल्ड वाले बच्चे जो हैं भरपूर इसका फायदा उठा रहे हैं। तो खैर ये तो आप पे डिपेंड करता है कि क्या होने वाला है और किस तरीके से आप क्या आगे चाह रहे हो। बट एनीवेज, तो ये चीज है। हम कट ऑफ की बात करते हैं अभी, चूंकि मैं नॉर्मल राउंड के कट ऑफ की बात करता हूं। अगर तुम स्पेशल पर अगर एक डिस्कशन रखना चाह रहे हो तो मैं उस पर भी डिस्कशन रख सकता हूं। सीएससी जो है इनका 11 पे बंद हुआ था, और लास्ट एडमिशन जो है 59 पे बंद हुआ था जनरल का। लेकिन सिर्फ जनरल पे मत रहना, अगर तुम्हारे पास कोई कैटेगरी है ना तो खतरनाक फायदा मिलेगा। जैसे जनरल के बजाय तुम ओबीसी को देखो, ये 11 पर इनका सीएससी बंद हो रहा है और 50,000 पे ओबीसी को मिल रहा है। अब 50,000 रैंक पे मैं गारंटी से सहीना ठोक के बोलता हूं कि कोई ओबीसी वाला बच्चा जो है 50,000 रैंक पे इससे बढ़िया कॉलेज ले ही नहीं सकता है, ये गारंटेड। डीटीयू और एनएसयूटी से अच्छा कॉलेज उसके लिए हो ही नहीं सकता है, चाहे वो जिस भी काउंसलिंग में बैठ जाए भाई, जिस भी काउंसलिंग में बैठ जाओ। तुम देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैसी ब्रांच ओबीसी वालों को 1 लाख रैंक, मतलब कंप्यूटर फैमिली 1 लाख रैंक पे मिल रही है, सीधे 5 गुना लो कट ऑफ जा रहा है जनरल और ओबीसी में। और यही नहीं, ईडब्ल्यूएस में भी सीधे 2 से 3 गुना लो कट ऑफ जा रहा है। अगर तुम जनरल हो, ईडब्ल्यूएस बनवा लिए तो 20 से सीधे 50 पे पहुंच जाओगे, और अगर तुमने ओबीसी बनवा लिया तो 20 से सीधे 1 लाख पे पहुंच जाओगे। और अगर तुम नारी हो तो फिर तो और लो रैंक हो गया, 20,000 और 1,15,000, मतलब फर्क समझ रहे हो। मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में एक बच्चा जनरल 20,000 में जा रहा है, वहीं ओबीसी गर्ल 1,15,000 पे जा रहा है, और ईडब्ल्यूएस गर्ल 61,000 पे जा रहा है। तो तुम समझो ये डेटा मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि अगर तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है कुछ करने का, कुछ तो कर लो। बिकॉज यहां फाइट सिर्फ मार्क्स की नहीं है, सिर्फ आपके स्किल की नहीं है। अब मतलब देखो, रैंक लेकर आओ अच्छी बात है, लेकिन इस रैंक के मुकाबले ये सब रैंक कुछ नहीं है। 20,000 रैंक वाले के सामने 1 लाख वाला कुछ नहीं है भाई, बहुत लो रैंक होता है 1 लाख। समझ रहे हो, मतलब सोचो जैसे इसको देखो, इलेक्ट्रिकल 31,000 रैंक पे ले रहा है, ओबीसी 1.5 लाख रैंक पे ले रहा है भाई। कायदे से तो जेई क्वालिफाई भी करना मुश्किल है, लेकिन अच्छा ओबीसी गर्ल्स 2 लाख रैंक पे, मतलब जेई क्वालिफाई नहीं है पर फिर भी एडमिशन मिल रहा है टॉप के ब्रांच में। तो आपको थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि जिन्होंने जेई क्वालिफाई नहीं किया उसको भी एडमिशन मिल गया। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि मामला जो है, जो फाइट है, सिर्फ रैंक तक ही लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड नहीं है। आपको काउंसलिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। अब देखो यार, ओबीसी वाले नाराज मत हो जाना भाई, ऐसा कुछ नाराज होने वाली बात नहीं है, मैं बस आंकड़ा दिखा रहा हूं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर कोई बच्चा ईडब्ल्यूएस बनवा सकता है तो हाथ पैर मारो, बनवाओ। अगर तुम ओबीसी बनवा सकते हो तो हाथ पैर मारो, घर पे मत बैठा रहो, बनवाओ। तो लास्ट एडमिशन आप यहां पर देख सकते हो कि किस रैंक तक होता है। डीटीयू की बात करूं आउटसाइडर वालों की, तो आउटसाइड में तो सब 20,000 के अंदर निपट गया था जनरल कैंडिडेट का, और ओबीसी का 34,000 के अंदर निपट गया था। और अगर इसकी बात करें एससी वगैरह का तो 2-2 लाख रैंक के अंदर निपट गया था। और अगर अपन नेक्स्ट कॉलेज की बात करें एनएसयूटी की, तो एनएसयूटी में जो एडमिशन हुआ है, अब एनएसयूटी में 3 कैंपसेज हैं। एक तो द्वारिका वाला मेन कैंपस है जिसमें जो मतलब टॉप कैंपस है, दूसरा है गीता कॉलोनी वाला जो सेकंड नंबर पाता है, लेकिन इसमें सिर्फ टॉप की ब्रांचेज हैं। तीसरा है जिसमें सिर्फ लोअर ब्रांचेज है और जियो इन्फॉर्मेटिक्स जैसा ब्रांचेज है, जो जफरपुर वाला कैंपस है, और उसी में सबसे लो रैंक पर एडमिशन होता है। तो जो स्टार मार्क्ड है ये गीता कॉलोनी वाला कैंपस है, जिसमें डबल स्टार मार्क्ड है वो जफरपुर वाला कैंपस है, और जिसमें कुछ मार्क नहीं है ये मेन कैंपस है। तो लास्ट जो एडमिशन हुआ था जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, अदर आउटसाइड दिल्ली वालों का 20,000 पे सब निपट गया था, और जो लड़कियां थी उनका 30,000 पे निपट गया था, और जो ओबीसी वाले थे उनका 35,000 पे निपट गया था। एससी एसटी का 2 से 2.5 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ था आउटसाइड कैंपस के हिसाब से। और दिल्ली वालों का अगर अपन बात करें तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स जो थी 62,000 रैंक पर निपट गया था, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे जो थे ईडब्ल्यूएस जीएनडी उनका जो है एक 159 पे निपटा था, और ईडब्ल्यूएस जीएल लग गया और डी लग गया, तो दिल्ली जीएल मतलब गर्ल और ईडब्ल्यू मतलब ईडब्ल्यूएस, उनका लगभग 247 तक गया था। अब सोचो 62 और 247, मतलब फर्क देख रहा हो। और यही नहीं, अगर ओबीसी पर तुम चलोगे, ओबीसी जीएनडी पे, तो ओबीसी में जो है 266 तक गया था। 247 पे मतलब ईडब्ल्यूएस पे बंद हुआ, और 266 पर गया था किनका, 266 पर गया था इनका
ओबीसी जेएनटी। और अगर ओबीसी गर्ल देखो तो 4,44,000, मतलब सोचो 62,000 और 4,44,000, मतलब क्या गजब की विडंबना है। 62,000 और ओबीसी बनवा लिए तो 4 लाख। अच्छा, इतना फर्क हमारे यूपी में नहीं आता है भाई। ये मत सोच लेना कि यूपी में भी ऐसा होता होगा, नहीं। ये सिर्फ दिल्ली ही ऐसा ही स्टेट है जहां पर अगर आपने ओबीसी बनवा लिया तो राजा हो साहब, राजा एकदम। अरे सोचो 62,000 रैंक वाले, 62,000 पे जहां बंद हो रहा है वहां आपको अगर 4-5 लाख रैंक तक एडमिशन मिले तो भाई आप राजा से कम थोड़ी हो। अच्छा, ये चीज बाकी के ओबीसी वालों को नहीं मिलेगा, खुश मत हो जाना। यूपी और बाकी के जो लोग हैं, एमपी यूपी वाले, एमपी वाले और बाकी लोग वाले कि अरे भैया ओबीसी का इतना फायदा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाई, ये सिर्फ दिल्ली में है। जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस बनवा लो और तुमको एनआईटी ट्रिची में राजा बन जाओगे, मतलब 4 लाख पे एडमिशन हो जाएगा। एनआईटी कालीकट में, मतलब साउथ में ईडब्ल्यूएस बनवा लिए तुम राजा हो, क्योंकि इतनी लो कट ऑफ जाएगी कि बच्चा चाहे मेहनत करे या ना करे, एडमिशन एकदम बढ़िया कॉलेज में सिक्योर हो जाएगा। उसी तरीके से दिल्ली वालों में ये फायदा है कि क्या गजब का जाता है। तो यहां से आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि किस रैंक तक वालों को बैठना है। तो कुल मिला जुला के ये आईजीडी2 की कट ऑफ है। तो आईजीडी2 वाले भी अपना कट ऑफ देख लें कि किस रैंक तक होम स्टेट और किस रैंक तक अदर स्टेट का एडमिशन हुआ था। तो दिस इज द लाइक अ ब्रीफ अबाउट दिस। अगर आप चाह रहे हो कि भैया स्पॉट पे भी एडमिशन, स्पॉट के कट ऑफ पर भी डिटेल वीडियो बनाओ, तो डेफिनेटली योर संदीप भैया विल ट्राई टू क्रिएट अ वीडियो। बहुत लंबी वीडियो हो गई, सॉरी फॉर दैट। हाँ, मैंने इसका एक प्रेडिक्टर अभी मैं लॉन्च कर दूंगा कल, तो आप जाके अपने जैक दिल्ली के रैंक के हिसाब से आप अपने लिए बेस्ट कॉलेज भी पिछले 3 साल के डेटा के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो और फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके रैंक पर क्या मिलने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और फिर चलो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट बच्चा पार्टी।